स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो इकोनॉमिक सर्वे अपने पढ़ रहे थे और उसके अंदर नेक्स्ट जो है चैप्टर 9 अपने आज पढ़ने वाले हैं। अब तक अपने 8 चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। उनकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी गई है। अब तक 10 चैप्टर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी गई है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अदरवाइज आप सीधा सर्च भी कर सकते हो लोक बंधु 2025। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग विजिट करके जा रहे हैं, पीडीएफ्स को पढ़ कहीं और से रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन पीडीएफ यहाँ से ले रहे हैं, तो थैंक यू आपका भी। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप तक पहुँच रही है बात, ज़्यादा बेटर इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें भी परिष्करण होता है, ये सारा कंटेंट नहीं पढ़ना होता बेसिकली। लेकिन चलो ठीक है, आपकी मर्जी है भाई, आपको जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो, पढ़ने के लिए कोई मना नहीं है, जो आपको सही लगता है वहाँ से पढ़ो, ठीक है। तो अपने चैप्टर 9 जो है उसको पढ़ने वाले हैं, जो कि पर्यावरणीय स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बेसिकली ज्योग्राफी बेस्ड है और इसके अंदर बहुत सारी नीतियां हैं। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य, जो कि सर्वे का लास्ट चैप्टर हुआ करता था कभी, वो इसके अंदर इंक्लूड है इस चैप्टर में। ठीक है, वो पूरा चैप्टर नहीं है सर कि सतत विकास लक्ष्य नहीं, उसके अलावा बहुत सारी एड ऑन्स है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वही सेम। सबसे पहले तो विकसित राजस्थान के अंदर पर्यावरणीय स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता के लिए किन किन क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। फिर अपने देखेंगे कुछ स्टेटिस्टिक्स वानिकी से संबंधित, जिसके अंतर्गत अपने देखेंगे वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र कितना है। ठीक है, वनावरण वृक्षावरण वगैरह जो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो फॉरेस्ट रिपोर्ट में। इसके बाद अपने प्रमुख नीतियां जो है वो देखने वाले हैं, जो कि पर्यावरणीय स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता से रिलेटेड होगी। इसके बाद अपने कुछ पर्यावरण और वन क्षेत्र की प्रमुख पहल और योजनाएं जो है वो देखने वाले हैं। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र जो है इसकी बात करेंगे और लास्ट में अपने सतत विकास लक्ष्य जो है इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना लग रही है। ठीक है, तो एक एक करके अपने सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि विकसित राजस्थान 2047 जो संकल्प है उसके तहत आपके पर्यावरणीय स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता के लिए किन किन क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। तो बहुत सिंपल है, एक सतत पर्यावरणीय चुनौतियां, एक सतत विकास का प्रतिमान, इसके अलावा जल संसाधन जो है उनका प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, ठीक है, जैव विविधता संरक्षण। तो ये सारे आप इजीली पहचान लोगे वहां पर अगर एग्जाम में आएंगे तो। ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा की पहल, इसके अलावा वायु गुणवत्ता में सुधार, समुदाय केंद्रित उपभोग दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक ढांचा, ये आवश्यक होगा। तो ये सारे क्षेत्र है जहां पर काम किया जाएगा। के ये इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आ रहे हैं। ठीक है, इतने तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक नजर में इनको देख लेना चाहिए बस। ठीक है, अब इसके बाद पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता का क्या मीनिंग है बेसिकली। ठीक है, किस प्रकार से पर्यावरणीय स्थायित्व स्थापित किया जा सकता है और जलवायु की अनुकूलता, क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी जो है वो स्थापित की जा सकती है, क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो एक तो इसमें आती है जल संरक्षण और सुरक्षा के माध्यम से, जो अपने चैप्टर 8 में पढ़ा था। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करके, जो अपने चैप्टर 7 में पढ़ा था। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार होगा, जल संरक्षण और सुरक्षा होगा, इसके माध्यम से भी पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता आएगी। ठीक है, इसके अलावा जलवायु के अनुकूल कृषि करके, ठीक है, जलवायु अनुकूल कृषि करके भी पर्यावरणीय स्थायित्व स्थापित किया जा सकता है। भूमि पुनर्स्थापन और मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करके, ठीक है, जलवायु के अनुकूल आधारभूत अवसंरचना का विकास करके, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, इसके अलावा नीतिगत एकीकरण और शासन, ठीक है, नीतियों के माध्यम से। अगर और बात करें तो लो कार्बन डेवलपमेंट, ठीक है ना, लो कार्बन डेवलपमेंट, कम कार्बन का विकास करके, ठीक है ना। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के संरक्षण के माध्यम से, संधारणीय शहरी विकास, ठीक है ना, संधारणीय शहरी विकास, आपदा जोखिम में कमी, ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है, पर्यावरणीय स्थायित्व अगर होता है तो। इसके अलावा सतत उपभोग और सर्कुलर इकोनॉमी, जिसके तहत संसाधनों की दक्षता हो गई, अपशिष्ट में कमी हो गई, रिसाइकलिंग हो गई, पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी उत्पादन हो गया, ये सारी चीजें शामिल होती है। ठीक है ना,
तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, पर्यावरणीय स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता की, जल संरक्षण और सुरक्षा, लो कार्बन डेवलपमेंट, पारिस्थितिकी। क्या ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है ये। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता संरक्षण, संधारणीय शहरी विकास, आपदा जोखिम में कमी, सतत उपभोग और सर्कुलर इकोनॉमी। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, जलवायु अनुकूल कृषि, भूमि पुनर्स्थापन और मरुस्थलीकरण नियंत्रण, जलवायु अनुकूल आधारभूत अवसंरचना, सामुदायिक भागीदारी, नीतिगत एकीकरण। ये सारे जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पर। सबसे पहले अपने बात करेंगे वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र। तो इसके अंदर काम करने के लिए राजस्थान सरकार ने बना रखा है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग। अब ये जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग है, ये आपका जो पर्यावरणीय मानदंड है उनकी पालना करवाने के लिए एक नोडल विभाग है, ठीक है। जो भी पर्यावरणीय मानदंड होते हैं उन सब की पालना करवाने के लिए, चाहे पर्यावरणीय नीति हो, योजनाएं हो, कोई भी पर्यावरणीय मानदंड हो, उसकी पालना करवाने के लिए ये क्या है, एक नोडल विभाग है। कौन सा? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग। लेकिन ये भी किनके माध्यम से कार्य करता है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग? तो एक राजस्थान में बना हुआ है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, इसके माध्यम से। इसके अलावा जो भी जिला प्रशासन है उसके माध्यम से एक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय भी बना हुआ है, उसके माध्यम से करता है। या फिर अन्य संबंधित जो भी विभाग या संगठन है उनके द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों की पालना करवाता है, यानी कि एक नोडल विभाग है, ठीक है। इसके अलावा ये जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कार्य भी करता है। जो राजस्थान जैव विविधता मंडल है और अन्य संबंधित जो भी विभाग और जिला प्रशासन है उसके माध्यम से जैव विविधता संरक्षण भी करता है, पर्यावरणीय मानदंडों की पालना करवाने के लिए नोडल विभाग है, ठीक है, नोडल विभाग है, ठीक है। इसके बाद जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 लेटेस्ट यही है, ठीक है। इसके क्या क्या आंकड़े हैं? तो इसके तहत राज्य के अंदर जो कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है, राज्य के अंदर कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? तो ये है 33,020 वर्ग किलोमीटर। तो सिंपल है याद करना, 3 3, ठीक है, और इधर 3 2 कर दो पॉइंटों के बाद, कितना कर दो, 3 2, और यहां पर 020, तो 33,020.32 वर्ग किलोमीटर राज्य के अंदर कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल है, ठीक है ना। वन क्षेत्रफल कितना है राज्य के अंदर? 33,020.32 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो है आप सब जानते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल 3.42 लाख है वर्ग किलोमीटर के अंदर। तो ये लगभग आप मान के चलो कि ये इसका 9.65% है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है ये? 9.65% इसका, ठीक है, 9.65% है। राज्य के अंदर कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल कितना है? 33,020.32 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.65% है। इसके अलावा जो राजस्थान वन अधिनियम 1953 है उसके प्रावधानों के अनुसार जो वनों का वर्गीकरण है वो 3 कैटेगरीज में किया जाता है। एक कैटेगरी है आरक्षित वनों की, एक है संरक्षित वनों की, और एक है अवर्गीकृत वनों की। अब आरक्षित वन कितने हैं? तो इसी रिपोर्ट के अनुसार बात कर रहे हैं अपने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आरक्षित वन है आपके 37%, लगभग, तो 36.9 मान लेना इसको, 36.9% है ये, 36.9% तो है आरक्षित वन। अवर्गीकृत वन कितने हैं? 6.5%, ऐसे याद कर लेना। अब बच कितने गए? 36 और 6 होते हैं 42, ठीक है। और इधर संरक्षित वन कितने हो गए? तो 100 में से माइनस कर देना, 56.5%, बस इतना याद कर लेना। आरक्षित वन कितने हैं? 36.9, संरक्षित वन कितने हैं? 56.9, ठीक है, सॉरी 56.5, और अवर्गीकृत वन कितने हैं? 6.5, ये 5 हटाना है इसका, अवर्गीकृत आ जाएगा 6.5, ठीक है। यहाँ 3 हटा के क्या लगाना है? 5 लगाना है, और यहाँ भी 5 लगाना है, बस ऐसे कर लेना याद। वैसे तो आपको याद ही होगा, ज्योग्राफी में किए होंगे, है ना।
आरक्षित वन कितने हैं 36.9%, संरक्षित वन कितने 56.5%, अवर्गीकृत वन कितने हैं 6.5%। अगर बात राज्य के वन आवरण की करें, वन आवरण कितना है राज्य का, है ना, वनावरण कितना है, तो वो वर्ग किलोमीटर के अंदर दिया हुआ है, वो है 16,548 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वनावरण, वनावरण कितना है 16,548। 33,020 तो है अभिलेखित वन, कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है। ठीक है, वनावरण कितना है, तो वनावरण लगभग इसका आधा है, ऐसे याद कर लेना भले ही। तो ये है 16,000, 16,000 याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है परसेंट में, तो 4.84% है। कितना है 4.84% है। चार पॉइंट 84% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण। ठीक है, फिर राज्य का वृक्षावरण, वृक्षावरण जो है वो आपका 10,000 के आसपास है, इसको 10 के याद कर लेना। वनावरण 16,000, वृक्षावरण 10,000, तो वृक्षावरण 10,841 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वृक्षावरण कितना है 10,841 वर्ग किलोमीटर, और वनावरण कितना है 16,548 वर्ग किलोमीटर। याद करना है तो सीधा सीधा याद रखो, वनावरण 16,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 4.84% है भौगोलिक क्षेत्रफल का। वृक्षावरण 10,000 है वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। इसके अलावा अगर अब इनको टोटल जोड़ दें अपने 16,000 10,000 का जो भी ये आंकड़ा है, तो राज्य का कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना आता है 27,389 वर्ग किलोमीटर। तो 16 और 10 26 जोड़ना, क्योंकि उसके बाद भी कुछ संख्याएं थी तो वो 1,000 का और एड ऑन हो जाएगा। तो ये 27,000 आप याद रख लेना कि कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है, तो 27,389 वर्ग किलोमीटर, और ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। समझ आई चीज। वनावरण कितना है लगभग 16,000। ठीक है, वृक्षावरण कितना है लगभग 10,000, टोटल कितने हैं दोनों मिलाकर 27,000। ठीक है, और जो वनावरण है वो कितना परसेंट है भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84%, और वनावरण और वृक्षावरण टोटल मिलाकर कितना है 8% है। ठीक है, इसके अलावा राज्य के अंदर वन्य जीव संरक्षण की अगर अपने बात करें, तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं 3, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं 26 हैं। ठीक है, सर्वे के अंदर दिया हुआ है। टाइगर रिजर्व कितने हैं 5, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं 39 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, जैविक उद्यान कितने हैं 4 हैं। कहां कहां पर है, मेन सिटीज में, जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में और उदयपुर में, चारों मेन सिटीज हैं, वहां पर जैविक उद्यान स्थापित है। तो ये सांख्यिकी भी ध्यान रखना, सर्वे के अकॉर्डिंग है। तो ये अपने बात की कुछ वन सांख्यिकी की, बेसिकली वन रिपोर्ट की। अब अपने बहुत सारी नीतियां जो है वो देखने वाले हैं पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता के लिए। अब इन नीतियों के अंदर खास बात क्या है वो आप ध्यान रखना कि इनके प्रोविजंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली नीति है राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025। स्क्रैपिंग का मीनिंग होता है चेंज करना, है ना, बेसिकली उसको। तो वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025। अब चेंज किसको किया जाता है, जो पुराने वाहन होते हैं, कोई खराब होता है, कोई अपंजीकृत है, मान लो कोई अत्यधिक प्रदूषण फैला रहा है, ऐसे जो वाहन है उनको जो है सड़कों से हटाने के लिए ये नीति जो है वो लाई गई है। वैज्ञानिक तरीके से, सुरक्षित तरीके से और पर्यावरण अनुकूल तरीके से जो है इनको चरणबद्ध रूप से जो है सड़कों से हटाया जाएगा, इसके लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति लाई गई है। अब इसके क्या क्या प्रमुख प्रोविजंस हैं, तो इसके तहत पहला तो ये है कि संपूर्ण राज्य के अंदर पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं की स्थापना करना, ये इसका एक प्रोविजन है। मैं आपको समझा दूंगा कि एक बार पढ़ने वाली चीज क्या होती है और किसको याद करना होता है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये तो जैसे सिंपल पढ़ा आपने कि संपूर्ण राज्य के अंदर पंजीकृत जो वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं हैं उनकी स्थापना करना इसका एक उद्देश्य है या प्रावधान है, तो ये तो होगा ही, बिल्कुल ही नाम ही इसका वाहन स्क्रैपिंग नीति है।
सॉरी यार, 15 वर्ष से अधिक पुराने जो सरकारी वाहन हैं उनको अनिवार्य रूप से स्क्रैप करना, ये इसका इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आपको याद करना है, क्योंकि इसमें ईयर आया है। जहां पर भी कोई डाटा आता है वो आपको याद करना ही होता है, ठीक है। और एग्जामिनर भी वहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनाने की कोशिश करता है। तो 15 वर्ष से जो अधिक पुराने सरकारी वाहन है उनको तो अनिवार्य रूप से ही स्क्रैप करना है। तो इसमें अनिवार्यता का प्रोविजन क्या है कि 15 साल से पुराना अगर कोई व्हीकल है तो उसको तो स्क्रैप करना ही करना है, ठीक है ना, उसको हटाना ही है। एक प्रोविजन तो ये हुआ कि 15 साल से जो पुराने सरकारी वाहन हैं उनको अनिवार्य रूप से स्क्रैप करना है। तो बोलेरो की तो छुट्टी है, ठीक है। इसके अलावा जो निजी वाहन है उनके लिए फिर क्या है, तो उनके लिए फिर स्वैच्छिक स्क्रैपिंग का विकल्प है। सरकारी वाहनों के लिए क्या प्रोविजन है कि जो 15 साल से पुराने सरकारी वाहन है उनको स्क्रैप किया जाएगा अनिवार्य रूप से, लेकिन निजी वाहनों के लिए अनिवार्यता का कोई प्रोविजन नहीं है अभी के लिए। तो स्वैच्छिक स्क्रैपिंग का विकल्प ही है, लेकिन भविष्य के अंदर अनिवार्यता के प्रावधान की भी संभावना है इस नीति के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए स्वैच्छिक है। इसके अलावा इसके अंदर और कौन कौन से वाहन शामिल है, तो अवधि पार, अपंजीकृत या फिर दुर्घटना में कोई क्षतिग्रस्त वाहन हो गया है या कोई छोड़ दिया गया वाहन को, है ना, जहां आप छोड़ ही देते हो, जैसे जब्त किए गए वाहन है, ये सारे जो हैं वो इसके अंदर शामिल है वाहन स्क्रैपिंग नीति में। तो जो अवधि जिसकी समाप्त हो चुकी है, अवधि पार, अपंजीकृत है, कोई दुर्घटना में क्षतिग्रस्त है, छोड़ा गया कोई वाहन है, जब्त किया गया वाहन है, तो ये सारे इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा वाहन पोर्टल के साथ एकीकृत डिजिटल और पारदर्शी स्क्रैपिंग प्रक्रिया जो है उसको भी अपनाया गया है। वाहन पोर्टल जो है उसके साथ में एकीकृत करके एक डिजिटल और पारदर्शी स्क्रैपिंग प्रक्रिया को इसमें अपनाया गया। इस नीति के तहत वाहन जो मालिक है उनको जमा प्रमाण पत्र और वाहन स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र जो है वो जारी किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा नए वाहन की खरीद पर जो मोटर वाहन कर है उसमें अधिकतम 50% तक की छूट जो है वो कर दी जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको याद करो आप कि नए वाहन की जो खरीद है उस पर जो है मोटर व्हीकल जो टैक्स लगता है उसमें अधिकतम कितने परसेंट की छूट, उसमें अधिकतम 50% की छूट जो है वो कर दी जाएगी, यानी आधे पैसे में आपको नया वाहन इसमें मिल जाएगा उसके बदले में, ठीक है। तो नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन जो कर है उसमें अधिकतम 50% तक की छूट जो है वो कर दी जाएगी टैक्स के अंदर। टैक्स के अंदर ऐसा नहीं है उसकी अमाउंट याद ही हो जाएगी, नहीं, जो टैक्स लगेगा उसमें 50% का जो है आपको छूट कर दी जाएगी, रिबेट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। एक सरकारी वाहनों का प्रोविजन इंपॉर्टेंट है 15 साल से पुराने, और टैक्स में छूट कितनी होगी, 50% की। वाहनों का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण जो है उसको बढ़ावा देना इसका एक प्रमुख प्रोविजन है। इसके अलावा इसके अंदर धातुओं और सामग्री जो है उसकी रिकवरी की जाएगी और उसका पुनः उपयोग किया जाएगा, जिससे सर्कुलर इकोनॉमी जो है उसका समर्थन होगा। सर्कुलर इकोनॉमी यानी जिसमें पुनः उपयोग होता है, पुनः चक्रण होता है, ये सारी चीजें जिसमें शामिल होती है वो होती है सर्कुलर इकोनॉमी। तो जो भी धातु और सामग्री है उस व्हीकल की, उसकी रिकवरी की जाएगी और उसका पुनः उपयोग किया जाएगा, जिससे कि सर्कुलर इकोनॉमी जो है उसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये थी वाहन स्क्रैपिंग नीति जो कि 2025 के अंदर आई थी, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली जो नीति है वो है राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति। राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023। तो इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है, ई वेस्ट क्या है, इंटरनेट का जो भी कचरा होता है बेसिकली, ठीक है। तो ई वेस्ट जो है उसके सुरक्षित संग्रहण, पुनर्चक्रण और निस्तारण जो है उसको सुनिश्चित करना। एक तो ई वेस्ट का संग्रहण सुरक्षित रूप से करना, फिर उसका पुनर्चक्रण करना, रिसाइकलिंग करना उसकी, और फिर उसका निस्तारण करना। ये 3 इसके मेन उद्देश्य हैं, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है, तो ये जो नीति है वो अनौपचारिक क्षेत्र की औपचारिक क्षेत्र से एकीकृत करके सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधनों की रिकवरी को बढ़ावा देती है, ठीक है। जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, अनौपचारिक क्षेत्र है, उसकी औपचारिक क्षेत्र से एकीकरण को दर्शाती है, ठीक है। और सर्कुलर इकोनॉमी मैंने आपको बताया पुनर्चक्रण अगर हो रहा है तो वो सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट है।
तो ये सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधनों की जो रिकवरी है उसको बढ़ावा देती है। जो भी वेस्ट होता है उसको अपने रिसाइकल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये नीति है। क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, तो एज सच इसमें कुछ भी याद करने वाला जैसा नहीं, एक बार पढ़ लो बस। एक प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल ई वेस्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करनी है। ई वेस्ट का संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निस्तारण जो है उसको बढ़ावा देना है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। सर्कुलर इकोनॉमी और रिसोर्स रिकवरी का समर्थन करना है। ई वेस्ट प्रबंधन नियमों और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व जो है उसकी अनुपालना को सुनिश्चित करना है। सभी हितधारकों की क्षमता और जागरूकता जो है उसको बढ़ाना, ये इस नीति का मेन प्रमुख विशेषताएं हैं। कोई इतना विशेष आपको इसमें याद क्या करना है, कब आई है, 2023 के अंदर आई है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये अनौपचारिक क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र जो है उनको एकीकृत करती है और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली 2023 में एक नीति और आई है, राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति। राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति 2023 कब आई है, तो पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून 2023 को। ठीक है, कब आई है, पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून 2023 को। क्या उद्देश्य है, तो राज्य को जलवायु परिवर्तन के जो भी प्रतिकूल प्रभाव है उससे सुरक्षित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। एक तो जलवायु परिवर्तन से जो जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं उनसे सुरक्षित करना, दूसरा है सतत विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको बढ़ावा देना। क्या महत्व है इस नीति का, तो बढ़ते तापमान, लू, सूखा, जल संकट और मरुस्थलीकरण, ये सारी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड समस्याएं हैं। ऐसी जो चुनौतियां हैं इनसे निपटने के लिए ये समाधान जो है वो प्रस्तुत करती है ये नीति। ठीक है, क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, तो सभी विभागों की जो योजना निर्माण और निर्णय प्रक्रिया है उसके अंदर जलवायु परिवर्तन संबंधी पहलुओं को मुख्य धारा में शामिल करना। राज्य सरकार के जितने भी विभाग हैं, जो भी योजनाएं और नीतियों का निर्माण कर रहे हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है, उन सब के अंदर जो है एक एंगल जोड़ना, वो है जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो पहलुएं हैं उनको जो है वो शामिल करना बेसिकली हर विभाग के अंदर। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप शमन उपायों के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। ठीक है, दूसरा मेन इसमें आता है कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनके उत्सर्जन में जो है वो कमी लाई जाएगी। किस प्रकार से, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हो, जो जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल्स पे, उन सबको अप्लाई किया जाएगा राज्य के अंदर, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जो है वो कमी आए। इसके अलावा समुदाय, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्रों की जो अनुकूलन क्षमता है और जो लचीलापन है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी, नवाचार और ग्रीन फाइनेंस जो है इसको बढ़ावा मिलेगा। प्रभावी क्लाइमेट गवर्नेंस के लिए संस्थागत व्यवस्था होगी, डेटा सिस्टम होगा और मॉनिटरिंग जो है उसको सुदृढ़ किया जाएगा। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। अब इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, कब आई है, 5 जून 2023 को आई है बस। अगली एक नीति है राजस्थान वन नीति 2023। ठीक है, जलवायु परिवर्तन नीति आई है 5 जून 2023 को। ठीक है, तो राजस्थान वन नीति, सबसे पहले तो क्या उद्देश्य है इस नीति के, तो पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक, पारंपरिक और अनुभवजन्य ज्ञान के माध्यम से वनों, वन्य जीवों, जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्रों का सतत प्रबंधन जो है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, क्या उद्देश्य है वन नीति का, तो जो भी वन है, वन्य जीव हैं, जो जैव विविधता है और जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनका सतत प्रबंधन जो है उसको बढ़ावा देना। किसके माध्यम से, तो पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो भी वैज्ञानिक, पारंपरिक और अनुभवजन्य ज्ञान है उसके माध्यम से। ज्यादा लोड मत लो, नहीं याद करनी है लाइन। ठीक है,
याद करने वाली चीज ये है कि आगामी 20 वर्षों के अंदर जो वनस्पति आवरण है उसको राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य। ध्यान रखना 20-20। 20-20 का क्या मतलब है कि आने वाले जो 20 साल है उनके अंदर जो राज्य का वनस्पति आवरण है या वन क्षेत्र है उसको कहां तक बढ़ाना है, भौगोलिक क्षेत्रफल के 20% तक। अभी वनस्पति आवरण या वन आवरण मैंने आपको बताया था 4.84% था। टोटल कितना था, 8% था वनावरण और वृक्ष आवरण मिलाकर। ठीक है, तो इसको जो है 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है। ठीक है, आगामी 20 साल के अंदर वनस्पति जो आवरण है उसको राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 20% तक बढ़ाने का उद्देश्य है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और क्या विशेषताएं हैं इसमें, तो वही विशेषताएं हैं, बस सिंपल सिंपल आप पढ़ लेना, भले ही इतनी कोई खास इसमें है नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ इतनी ही है, इसमें देख लेना आप पढ़ के, इतना कोई खास नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ इतनी है कि आगामी 20 साल के अंदर राज्य का जो वनस्पति आवरण है उसको 20% तक बढ़ाना है भौगोलिक क्षेत्रफल के। ठीक है, ये है राजस्थान वन नीति 2023। अब इसके लिए क्या क्या काम किए जाएंगे, जैसे कि वृक्ष आवरण में वृद्धि करने के लिए वनों के अंदर पुनर्वनीकरण जो है उसको बढ़ावा देकर उपलब्ध स्थानों पर संरक्षण, वनीकरण, कृषि वानिकी और वृक्षारोपण के माध्यम से वन क्षेत्रों के बाहर भी वनस्पति का विस्तार किया जाएगा, जिससे कि राज्य में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि होगी। दूसरा है वन और चारागाह पर आधारित संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के सतत उपयोग के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और लोगों के आजीविका अवसरों को बेहतर बनाया जाएगा। मरुस्थलीकरण सहित भूमि शरण के सभी रूपों की रोकथाम की जाएगी, यानी कि मरुस्थलीकरण की रोकथाम। ठीक है, इसके अलावा वनस्पति और जीव जंतुओं की विविधता और जीन पूल रिजर्व जो है विशेष रूप से दुर्लभ और संकटग्रस्त वनस्पतियां और जीव जंतुओं की प्रजातियां हो गई, प्रभावी संरक्षण उपाय हो गए, उनके माध्यम से संरक्षण और संवर्धन। ये इतना कोई विशेष है नहीं, आपको याद सिर्फ क्या करना है, ये बड़ा 20 साल तक 20%। ठीक है, अगली नीति की तरफ बढ़ते हैं। अगली कोई नीति नहीं है, सारी नीतियां होगी। ठीक है सॉरी। इसके बाद अपने बात करने वाले हैं पर्यावरण और वन क्षेत्र के अंदर जो भी प्रमुख पहल है, जो भी प्रमुख योजनाएं चल रही है उनको लेकर अपने बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखोगे तो उसमें ये बहुत ही अजीब तरीके से दे रखी है, पॉइंट फॉर्म में दे रखी है। तो मैंने उनको हेडिंग की फॉर्म में चेंज किया ताकि आपको एटलीस्ट पता तो चले। उसमें तो पता तक नहीं चल रहा कौन सी पहल है, कौन सी योजना है। ठीक है, तो वो मैंने आपके लिए सरल करके दे दिया चीजों को। इसलिए जो है लोग है ना, मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेजेंटेशन खराब करना पड़ेगा तब लोग क्लास लगाने आएंगे। कि पहले ना एक ऐसी रफ पीडीएफ डालते हैं लोग प्रमोट करने के लिए कि आ जाओ क्लास में समझाएंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं सारा क्लीन ही कर देता हूँ काम, कि पीडीएफ पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा जो सेल्फ स्टडी वाले हैं उनके लिए। पर आगे से मुझे लगता है पेड करनी पड़ेगी तभी मानेंगे ये। ठीक है, चलो पर्यावरण और वन क्षेत्र की जो प्रमुख पहल और योजनाएं हैं उसको अपने पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इजीली बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है ये आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए जो है वो चलाया गया था। और इसके अंदर एक डेटा भी आया है जो मेरी लाइफ पोर्टल है, उसके अनुसार दिसंबर 2025 तक राजस्थान के अंदर 8.21 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। मिशन हरियालो राजस्थान इसी की तर्ज पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है, इसी के अभियान से प्रेरित होकर राजस्थान ने भी हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए राजस्थान को मिशन हरियालो राजस्थान जो है वो चलाया है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम, राज्य स्तरीय वन महोत्सव इसका मतलब है इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम
तो ये जो राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ है ये 27 जुलाई 2025 को हुआ है। किसने मुख्यमंत्री जो है वो मुख्य अतिथि थे इसमें, और जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ और इसके दौरान 12,000 पौधे लगाए गए। लवकुश वाटिकाएं, ये आप जानते ही हो, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले के अंदर 2 लवकुश वाटिकाएं जो है विकसित की जा रही है। ठीक है, कितनी? 2। 20 सूत्री कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम जो है उसके तहत क्या रिपोर्ट है, छोड़ दो भले ही। ठीक है, 1.46 लाख हेक्टेयर सार्वजनिक और वन भूमि क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण जो है वो किया गया है, जो कि लक्षित क्षेत्रफल का 181% है। तो ये आप याद कर सकते हो कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो वृक्षारोपण किया गया है वो लक्षित जो लक्ष्य रखा गया था उसका 181.82% है। इसके बाद में एक संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम भी चलता है। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो है इसके तहत क्या किया गया है, तो इसके तहत 2605 ग्राम वन सुरक्षा और प्रबंधन समितियां जो है उनका गठन किया गया है। इको डेवलपमेंट जो समितियां हैं उनका गठन किया गया। कितनी? 2605। किस लिए? वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ इको डेवलपमेंट गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन हो, इसके लिए 2605 जो है आपके ग्राम वन सुरक्षा और प्रबंधन समितियां या इको डेवलपमेंट समितियां जो उनका गठन किया गया। वनस्पति उद्यान या फिर बॉटनिकल गार्डन्स की अगर अपने बात करें, ठीक है, वनस्पति उद्यान या बॉटनिकल गार्डन्स, तो ये आपको पता ही है विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। पहला फैक्ट तो यही इंपॉर्टेंट है कि विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। उसी की तर्ज पर वनस्पति उद्यान जो है वो विकसित किए गए हैं राजस्थान में। कहाँ कहाँ पर? तो एक तो जयपुर के अंदर है ही ऑलरेडी विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जयपुर में। ठीक है, उसी की तर्ज पर जो वनस्पति उद्यान स्थापित किए जाएंगे वो कहाँ कहाँ पर? तो एक तो जोधपुर, मेन सिटीज ले लो, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखो बीबी वाले भरतपुर, बीकानेर, विकास प्राधिकरण भी यहीं स्थापित हुए हैं। इसके अलावा अजमेर मेन सिटी है। तो मेन सिटीज के अंदर वनस्पति उद्यान टोटल कितने हैं? तो ये 6, और एक जयपुर के अंदर है विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान। ठीक है, इसके अलावा एक पंच गौरव कार्यक्रम पहल है। पंच गौरव कार्यक्रम आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा अच्छे से इसको। प्रत्येक जिले की जो भी स्थानीय और मुख्य प्रजाति है उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों के अंदर एक जिला एक वृक्ष प्रजाति, जैसे एक जिला एक उत्पाद था उसी प्रकार से हर जिले की एक वृक्ष प्रजाति जो है वो ली जाएगी और उसका संरक्षण किया जाएगा। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राज्य का पहला बटरफ्लाई जो पार्क है वो उदयपुर के अंदर है। ठीक है, 5 जोन्स के अंदर ये विभाजित है, ध्यान रखना। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है और 5 जोन्स के अंदर विभाजित है। और यहाँ पर बटरफ्लाई यानी कि तितली जो है उसकी जो टोटल 189 प्रजातियां राजस्थान में पाई जाती है उनमें से 80 प्रजातियां जो है रंगीन तितलियों की वो इस पार्क में आपको मिल जाएगी। 80 प्रजातियों की जो रंगीन तितलियां हैं वो यहाँ पर इस पार्क में मिलेगी आपको, बटरफ्लाई पार्क में। राजस्थान में टोटल जो है 189 तितली की प्रजातियां हैं, जिसमें से 80 प्रजातियां आपको इस बटरफ्लाई पार्क में मिल जाएगी, जो कि उदयपुर के अंदर 5 जोन्स में डिवाइडेड है। इसके अलावा एक राजस्थान प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण जो है वो भी बना हुआ है, जिसको अपने शॉर्ट में राजस्थान कैंपा बोलते हैं। ठीक है ना, कैंपा कोला नहीं है, राजस्थान कैंपा, यानी कि राजस्थान प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण जो है राजस्थान कैंपा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कब गठन हुआ? तो 14 सितंबर 2018 को, 14 सितंबर 2018 को इसका गठन हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस यही है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? 14 सितंबर 2018 को। ठीक है, किसके तहत? तो एक प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम आया था 2016 में, और उसके बाद में प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम आए थे 2018 में। उसके तहत जो है इसका गठन हुआ है 14 सितंबर 2018 को। एक्ट कब आया? 2016 में। नियम कब आए? 2018 में। और प्राधिकरण का गठन भी 2018 में हुआ, 14 सितंबर 2018 को। ठीक है,
इसके अलावा राजस्थान राज्य जैव विविधता मंडल जो है, जो आप जानते हैं जैव विविधता बोर्ड जिसको कहते हैं, उसका काम क्या है? तो राज्य की जैव विविधता का संरक्षण करना। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये जो जैव विविधता अधिनियम था 2002 का, उसके अंतर्गत स्थापित था। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 के अंदर, उसके अंतर्गत ही इसको स्थापित किया गया था 2010 के अंदर। ठीक है, कब क्रियाशील हुआ? तो राजस्थान राज्य जैव विविधता नियम जो है वो 2010 के अनुसार ये कार्य करता है। राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम कोई खास नहीं है। 57 स्टेशन, इसके तहत कुल 57 स्टेशन संचालित हैं। कितनी वेन वून है तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय जल निगरानी कोई काम का नहीं है। 199 स्टेशन के माध्यम से की जा रही है। सतही जलों की कितनी, कोई याद नहीं रखना इसको। इसके अलावा एक OCEMS पोर्टल भी है। OCEMS पोर्टल जो है, यानी कि ऑनलाइन सतत उत्सर्जन या फिर अपशिष्ट निगरानी प्रणाली। ठीक है, ऑनलाइन सतत उत्सर्जन या अपशिष्ट निगरानी प्रणाली जो पोर्टल है वो किसका पोर्टल है? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जो है इसका पोर्टल है। सबसे पहली बात तो कि OCEMS जो पोर्टल है, पहले तो इसका पूरा नाम क्या है? ऑनलाइन सतत उत्सर्जन अपशिष्ट निगरानी प्रणाली। ठीक है, और ये किसने बनाया? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने। ठीक है, और इसके तहत 666 उद्योगों के द्वारा इस पोर्टल पर कॉन्फ़िगर किया गया है। कितने? 666। और उनके अंदर सभी जो 17 श्रेणी के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है OCEMS के अंतर्गत। ठीक है, सभी 17 श्रेणी के जो भी अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग थे उनको इस श्रेणी में शामिल जो है वो कर लिया गया। ठीक है, इसके अलावा जयपुर के अंदर वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली कार्य जो है वो भी किए गए हैं। ये भी कोई खास फैक्ट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम। मैंने आपको बताया सर्कुलर इकोनॉमी का बेसिकली मतलब क्या होता है? रिसाइकलिंग और ये सब जो कार्य होते हैं वो सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट है। तो सर्कुलर इकोनॉमी को इंसेंटिव या प्रोत्साहन देने के लिए योजना आई है 2025 के अंदर। वो आई है 5 जून 2025 को। ठीक है, कब जारी हुई है? 5 जून 2025 को जो है वो योजना आई है। और इसके तहत अनुदान जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद करना अनुदान किस रूप में दिया जा रहा है। तो एक तो है रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग का क्षेत्र। ठीक है, रिसाइकलिंग और जो पुनः उपयोग क्षेत्र है, रिसाइकलिंग और रीयूज, बेसिकली रिसाइकलिंग साइकलिंग और रीयूज, इन दो क्षेत्रों के अंदर अनुसंधान और विकास के लिए, R&D के लिए। ठीक है, रिसाइकलिंग और रीयूज के अंदर अगर आपको अनुसंधान और विकास करना है तो उसके लिए अधिकतम अनुदान 2 करोड़ रुपए का मिलेगा। कितना? 2 करोड़ रुपए का अधिकतम अनुदान जो वो मिलेगा। और सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में अगर अपने बात करें, जो भी कार्यरत MSMEs और स्टार्टअप्स है उनको जो भी ऋण अनुदान है उसके अंदर कितनी अतिरिक्त छूट मिलेगी? 0.5% की। जो सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर कार्य कर रहे हैं MSMEs हैं या फिर जो स्टार्टअप्स हैं उनको ऋण अनुदान के अंदर जो भी है 0.5% की एक्स्ट्रा छूट भी दी जाएगी। किनको? जो सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में काम कर रही है MSMEs और स्टार्टअप्स हैं उनको। इसके अलावा रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए कितने रुपए? अधिकतम 2 करोड़ रुपए का अनुदान जो है वो दिया जाएगा। तो ये योजना ध्यान रखना भाई। ठीक है, पर्यावरण दिवस पर ही आई है राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 5 जून 2025 को। 2 करोड़ रुपए का अधिकतम अनुदान है और 0.5% की अतिरिक्त छूट है। इसके अलावा 50 यानी कि 50 IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम प्लास्टिक बोतल फ्लैकिंग मशीनें या रिवर्स वेंडिंग मशीनें जो है वो स्थापित की गई है। 50 ऐसी मशीनें जो है वो स्थापित की गई है जो IoT बेस्ड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड है। कहाँ, किन किन स्थानों पर? तो नहीं याद करना है, सीधा एक बार पढ़ लेना। अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इन जिलों के जो भी पर्यटक स्थल हैं और प्रमुख स्थान है वहां पर ऐसी जो है मशीनें जो है वो लगाई गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उस पर प्रतिबंध लागू करने के लिए नागरिकों को जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। उससे रिलेटेड एक योजना है पुरस्कार योजना। ठीक है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू करने के लिए नागरिकों हेतु पुरस्कार योजना।
यार मैंने वो लगाई नहीं इसमें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जाके देखना चैप्टर 9 का, आपको समझ आ जाएगा कि ये किस लेवल की चीज है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। आपको ये हेडिंग्स नजर ही नहीं आएगी उसमें, वो पॉइंट फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है और पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं पता चल रहा क्या क्या पहल क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ आपको चीजें याद करवाई जा रही है बेसिकली अच्छे से। सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उस पर प्रतिबंध लागू करने के लिए नागरिकों हेतु पुरस्कार योजना जो है वो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, और इसमें क्या प्रोविजन है तो ध्यान रखना, कोई भी जो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो भी सरकार ने जिस पर बैन लगा रखा है, उसका भंडारण, परिवहन और विक्रय से संबंधित सूचना देता है। अगर कोई व्यक्ति है वो कहता है कि अगर यहाँ पर इस सिंगल यूज प्लास्टिक का मान लो भंडारण हो रहा है, स्टोरेशन हो रहा है, इसका परिवहन किया जा रहा है, इसका विक्रय किया जा रहा है, इसको बेचा जा रहा है, तो ऐसी अगर वो सूचना देता है कोई भी नागरिक तो उसको दिए जाएंगे 10,000 रुपए। और अगर वो किसी भी प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की निर्माण इकाइयों से संबंधित जानकारी देता है कि इसका निर्माण इन यूनिट्स में हो रहा है, तो 15,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर तो बड़ा ही छापा पड़ेगा। ठीक है, इसलिए 15,000 रुपए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर प्लास्टिक की जो निर्माण इकाई है, कहां पर उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहां पर उसका निर्माण किया जा रहा है, अगर उसकी सूचना नागरिक देता है तो उसको 15,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर वो ये बताता है इसका भंडारण कहाँ हो रहा है, इसका परिवहन कैसे हो रहा है, इसका विक्रय भी किया जा रहा है, ऐसी सूचना अगर वो देता है तो उसके लिए 10,000 रुपए है फिर। ठीक है, और किसने चलाई है ये योजना? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बीज बैंक की। बीज बैंक जो है ये राजस्थान के अंदर वनस्पतियों की जो उन्नत प्रजातियां हैं उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बीज बैंक जो है वो स्थापित किए गए। वर्ष 2025-26 के अंदर 25 जिलों के अंदर टोटल 150 बीज बैंक स्थापित किए गए हैं। 2025-26 के जो वर्ष है उसके अंदर 25 जिलों में कितने बीज बैंक? तो 25 का 150, 150। 25 जिलों के अंदर टोटल 150 बीज बैंक जो है वो स्थापित किए गए हैं। ध्यान रखना, वनस्पतियों की जो भी उन्नत प्रजातियां होती है उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए बीज बैंक स्थापित किए जाते हैं। और 2025-26 के अंदर 25 जिलों के अंदर 150 बीज बैंक स्थापित किए गए हैं, जिसमें से वन विभाग ने 32 किए हैं, जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग ने 72 किए हैं, और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, 6 गैर सरकारी संस्थाएं, उन्होंने 46 किए हैं। ठीक है, ये बीज बैंक की स्थिति है। लाभ की अगर अपने बात करें तो इसके तहत जो भी बीज बैंकों की स्थापना है, भवन मरम्मत है, रंग रोगन है और बीज भंडारण है, उसके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी है उसके लिए 118 ग्राम पंचायत जो है उनको प्रति बीज बैंक कितने रुपए दिए जाते हैं? 25,000 रुपए की अनुदान राशि उनको दी जाती है। किस लिए? बीज बैंकों की स्थापना के लिए, कोई भवन का मरम्मत करनी है, उससे रिलेटेड रंग रोगन करना है, बीज का भंडारण करना है, उसके लिए 25,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। इसके अलावा सभी जो 150 बीज बैंक है उनके अंदर जो बीज गुणी है उसको 25,000 रुपए प्रति बीज संरक्षक कस्टडियन की दर से मानदेय भी दिया जाता है। ठीक है, 25,000 रुपए का मानदेय भी उनको दिया जाता है। तो दोनों 25-25 है, ऐसा याद रख लेना, सब 25-25 है इसमें। बीज बैंक में सब 25-25 है। कैसे? तो 25 जिलों के अंदर 150, 25 जिलों के अंदर 150 बीज बैंक। ठीक है, फिर इसमें अनुदान राशि कितनी है? 25,000 रुपए है। मानदेय कितना है? तो वो भी 25,000 रुपए है। ठीक है, जो बीज गुणी है उसको प्रति बीज के संरक्षक के रूप की दर से मानदेय कितना दिया जाएगा? 25,000 रुपए। तो ये सब 25-25 है। बर्तन बैंक, बर्तन बैंक की अगर अपने बात करें, ठीक है, बर्तन बैंक क्यों स्थापित किए जाते हैं बेसिकली? तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके अंदर प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसके अंतर्गत ये बर्तन बैंक स्थापित किए गए। तो इसके तहत प्रत्येक पंचायत जो है उसको 1 लाख रुपए के स्टील बर्तन उपलब्ध कराए जाकर 1,000 ग्राम पंचायतों में ये जो है बर्तन बैंक स्थापित किए गए हैं। 1 लाख जो है रुपए के, 1 लाख बर्तन नहीं, 1 लाख रुपए के बर्तन, 1 लाख रुपए के स्टील के बर्तन जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे प्रत्येक पंचायत को। और टोटल ऐसी 1,000 पंचायतें ली गई, 1,000 पंचायतें। ठीक है,
और इसमें राजीविका कार्यक्रम की जो भी महिला स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा इनका प्रबंधन जो है वो किया जाएगा। इन बर्तन बैंकों का प्रबंधन कौन करेगी? तो राजीविका के तहत जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं उनकी जो महिला सदस्य हैं वो इसका प्रबंधन करेगी। और इसमें किराया कितना लगेगा? तो 3 रुपए प्रति सेट का किराया, जो आपके गाँवों के अंदर क्या बोलते हैं उसको यार, जिसमें आप लेके आते हो यार, वो एक सार्वजनिक सा स्थल होता है, मैं भूल रहा हूँ यार, मैं बागड़ी में बोलना चाह रहा था, वो क्या है वर्ड, किराए पे बर्तन लाते हैं जहां से, याद नहीं आ रहा। आपको याद आए तो बताना आपके कहाँ क्या बोलते हैं। ठीक है, तो कितना किराया लगेगा? 3 रुपए प्रति सेट किराया लगेगा, जिसमें ग्राम पंचायतों को जो भी बीपीएल है, दिव्यांगजन है, अनुसूचित जाति जनजाति है, विधवा है या कोई विशेष परिस्थिति होगी तो उसके अंदर किराए के अंदर 50% की रियायत भी दी जाएगी। ठीक है, 3 रुपए से कितना कर दिया जाएगा? 1.5 रुपए। ठीक है, तो ये चीज भी है, ये भी प्रोविजन है ज्यादा। तो ये बर्तन बैंक है भाई। ठीक है, बर्तन बैंक जो है वो कौन चला रहा है? तो ये जो राजीविका की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिला सदस्य होते हैं वो उनका प्रबंधन करती है। 1 लाख रुपए के स्टील बर्तन जो है वो प्रत्येक पंचायत को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और ऐसी कितनी पंचायतें ली गई है? 1000। ठीक है, किराया कितना लगता है प्रति सेट? 3 रुपए। और 50% की रियायत भी दी जाती है विशेष परिस्थितियों में, या फिर कोई बीपीएल है उसको, दिव्यांगजन है, एससी एसटी है, विधवा है, तो उनको 50% की रियायत भी दी जाती है। ये प्रमुख पहल और योजनाएं थी जो अपने पढ़ी। अब आगे अपने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र, क्योंकि पर्यावरण स्थिरता और जलवायु अनुकूलता के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है अक्षय ऊर्जा, रेन्युएबल एनर्जी, नवीनीकरणीय ऊर्जा, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र है इसके अंदर 3 मेन ऊर्जाएं हैं। एक तो सौर ऊर्जा है, एक पवन ऊर्जा है, और एक है बायोमास ऊर्जा। ठीक है, इनको काफी डिटेल में अपने पढ़ चुके हैं चैप्टर 7 के अंदर, आधारभूत अवसंरचना वाले चैप्टर में अपने इनको डिटेल में पढ़ चुके हैं। वहां पर ये नीति भी पढ़ी थी, लेकिन वहां डिटेल में नहीं पढ़ पाए थे इतनी ज्यादा, यहां पढ़ लेंगे। तो पवन चक्की जो संयंत्र है, पहले तो एक फैक्ट है इसमें कि जो पवन चक्की संयंत्र है उनके विकास जो है विशेषकर कहां पर? जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर और जोधपुर के अंदर जो है पवन गलियारे जो है, विंड कॉरिडोर्स जो है उनको प्रोत्साहित कर रही है। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं जो पवन चक्की के संयंत्रों के लिए विशेष रूप से जरूरी हैं? तो एक तो जैसलमेर है, एक जोधपुर है, और एक बाड़मेर। ठीक है, इसके बाद अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, ये अलग अलग नीतियां नहीं है, इसमें एकीकृत कर दिया गया है सारी नीतियों को। तो राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। सबसे पहली बात, इसकी अवधि कब तक है? इसकी अवधि मार्च 2030 तक है। ठीक है, पहली बात तो अवधि, क्योंकि आरएस प्री में अवधि अवधि पूछी थी नीतियों की। ठीक है, तो इसकी अवधि कब तक है? मार्च 2030 तक इसकी अवधि है, ध्यान रखना। नोडल एजेंसी कौन है? वही राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। कौन होगी? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति का? तो इसमें अक्षय ऊर्जा का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको विकसित करना, और दूसरा है अनुसंधान और विकास के साथ साथ मानव संसाधन का भी विकास करना। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट और आर&डी जो है उसको बढ़ावा देना। इसके अलावा उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना और एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति जो है उसको सुनिश्चित करना। ये बोल बच्चन है सब। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है इसका लक्ष्य। और इसका लक्ष्य क्या है? तो जो राष्ट्रीय लक्ष्य है नवीकरणीय ऊर्जा का वो है 500 गीगावाट का। सिंपल बताता हूं, जो भी राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है 500 गीगावाट क्षमता का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का 2030 तक कितना राष्ट्रीय लक्ष्य है? 500 गीगावाट का। 500 गीगावाट क्षमता का राष्ट्रीय लक्ष्य जो है वो रखा गया है। ठीक है, ये तो भारत का है। अब इसमें से राजस्थान ने कितना योगदान देना है? तो राजस्थान ने देना है 125 गीगावाट का योगदान। इसके लिए राजस्थान सरकार की ये नीति आई है, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति।
कि हम ये जो राष्ट्रीय लक्ष्य है इसमें कितना योगदान देंगे, तो हम देंगे 125 गीगावाट का योगदान, ठीक है, 500 में से। तो कब तक? 2029-30 तक। 2029-30 तक हम कितना योगदान देंगे? 125 गीगावाट। अब इस 125 गीगावाट में से भी सौर ऊर्जा कितना देगी? 90 गीगावाट। 125 गीगावाट में सौर ऊर्जा देगी 90 गीगावाट। पवन और जो हाइब्रिड ऊर्जा है वो देगी 25 गीगावाट। और इसके अलावा जो बच गया 10 गीगावाट है वो देगी हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट और जो बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम है उसके माध्यम से 10 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। देखो राष्ट्रीय लक्ष्य कितना है? 500 गीगावाट का। राजस्थान कितना पूरा करेगी उसमें से? 125 गीगावाट। सौर का लक्ष्य कितना है? सौर ऊर्जा का 90 गीगावाट। पवन और हाइड्रो का कितना है? 20 गीगावाट, सॉरी 25 गीगावाट। और हाइब्रिड, पवन और हाइब्रिड का। इसके अलावा जो हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट है और जो बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम है उसके माध्यम से 10 गीगावाट। तो ये सारे लक्ष्य हैं। इसके बाद में क्या क्या प्रमुख पहल की गई है तो ये आप छोड़ सकते हो सब, ठीक है। क्या इसमें प्रोत्साहन और सहायता दी जा रही है तो ये छोड़ दो, आप तो सिर्फ ये लक्ष्य याद कर लो अच्छे से, ठीक है। और एक इसकी अवधि और नोडल एजेंसी, बस। कुसुम योजना मैंने आपको पढ़ाई दी थी चैप्टर 7 के अंदर, आपको अच्छे से मैंने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान जो कुसुम योजना है ये मैंने आपको बहुत डिटेल में वहां पर पढ़ाई थी, ठीक है। ये सेम टू सेम ही है, सेम टू सेम, एक भी वर्ड चेंज नहीं है, सेम टू सेम है ये, ठीक है। तो वापिस नहीं पढ़ूंगा। ये भी मैंने आपको पढ़ा दी थी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चैप्टर 7 में ही आपको पढ़ाई थी, वापस नहीं पढ़ाऊंगा, एज इट इज वही है, सेम टू सेम, कोई भी चेंज इसमें नहीं है। इसके अलावा राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड के द्वारा पवन ऊर्जा जो फार्म है वो स्थापित किए गए हैं, ठीक है। राजस्थान राज्य खान और खनिज जो लिमिटेड है उसके द्वारा पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किए गए, कहां पर? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर 106 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के पवन ऊर्जा फार्म जो है वो 8 चरणों के अंदर स्थापित किए गए हैं। कितनी मेगावाट क्षमता है? 106 मेगावाट। और बिजली उत्पादन करने की क्षमता अगर बात करें तो प्रति वर्ष लगभग 1300 लाख यूनिट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है इनके अंदर। तो ये सिर्फ इतना याद रख लेना, कहां पर? जैसलमेर के अंदर क्षमता कितनी है? लगभग 106 मेगावाट। कितने चरणों में? 8 चरणों में। इसके अलावा एक राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 भी है। राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है उसको कम करना और जो ईवी इकोसिस्टम है उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, ठीक है। वाहनों से होने वाले जो उत्सर्जन है उसको कम करना और ईवी के लिए जो है इकोसिस्टम जो है विकसित करना। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं? तो रिको के द्वारा डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क जो है उनका विकास किया जा रहा है। किसके द्वारा? रिको के द्वारा। किनका? डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डेडिकेटेड हो, और कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चरिंग पार्क है उनका विकास किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी जयपुर, जोधपुर या अन्य जो प्राथमिकता वाले शहर है उनको उच्च वाहन घनत्व और प्रदूषण स्तरों के कारण अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता जो है वो भी ये नीति रेखांकित करती है। निजी और सार्वजनिक जो चार्जिंग अवसंरचना के विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए जो चार्जिंग स्टेशन है, क्योंकि ईवी तो ले आओगे, ईवी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम चार्जिंग स्टेशन की ही है, तो चार्जिंग स्टेशन की स्थापना जो है उसको लाइसेंस मुक्त इसके तहत किया गया है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। निजी और सार्वजनिक जो चार्जिंग अवसंरचना है उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए जो चार्जिंग स्टेशन है उनकी स्थापना को लाइसेंस मुक्त जो है वो किया गया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रावधान भी है, जैसे कि ईवी परिदृश्य जो है उसका निर्माण किया जाएगा। उत्तरदायी विभाग कौन है? तो वही परिवहन विभाग हो गया, ऊर्जा विभाग, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, ये सब, ठीक है। प्रोत्साहन क्या दिया जाएगा? तो उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी कुछ मिलेगा। आईटी प्लेटफॉर्म भी विकसित किया गया है। सार्वजनिक चार्जिंग सिस्टम की रियल टाइम स्थिति की जानकारी प्रदान करने हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित प्लेटफॉर्म जो है उसकी स्थापना की गई है। तो ये आप सीधा याद कर लेना क्या क्या प्रावधान है। ईवी परिदृश्य का निर्माण, उत्तरदायी विभाग कौन कौन से हैं बता दिए, प्रोत्साहन दिया जाएगा और आईटी प्लेटफॉर्म विकसित किया गया।
ठीक है। इसके बाद अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन बजट पेश किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केंद्रीय बजट अगर बात करें 2023-24 में भी ग्रीन बजट पेश किया गया था। उसी की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी पहली बार जो है वो ग्रीन बजट जो है वो पेश किया। कब? 2025-26 के अंदर। लास्ट वाला जो बजट था, अभी वर्तमान जो बजट आया वो 2026-27 का है। तो जो लास्ट वाला बजट था 2025-26, वो पहला ग्रीन बजट था। पहला ग्रीन बजट जो है वो 2025-26 के अंदर पेश किया गया, केंद्र के अंदर 2023-24 में। कब पेश हुआ? 19 फरवरी 2025 को। कब पेश हुआ? 19 फरवरी 2025 को। और राज्य के कुल बजट का कितना परसेंट था ग्रीन बजट? 5.18% था। ये इंपॉर्टेंट है। एक बात कि राज्य का पहला ग्रीन बजट कब आया? 2025-26, ठीक है, 19 फरवरी 2025 को। कुल बजट का कितना परसेंट था? 5.18%। इसके अलावा एक ग्रीन रेटिंग स्कीम भी चल रही है, ठीक है। ग्रीन रेटिंग स्कीम जो है, क्या उद्देश्य है? तो जो उद्योग है उनको पर्यावरण के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकित करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए उनको ग्रीन रेटिंग दी जाती है उद्योगों को, ठीक है, कि उनका पर्यावरणीय प्रदर्शन कैसा है, कौन पोल्यूशन कितना फैला रहा है, उस हिसाब से। तो इसके तहत जो योजना है ग्रीन रेटिंग स्कीम, उसका विस्तार किया गया है। 21 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, इसमें अब किस किस को शामिल कर लिया गया ग्रीन रेटिंग स्कीम्स के अंतर्गत? स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हैं, होटल्स हैं, आवासीय परियोजनाएं हैं, उनको भी शामिल किया गया है 21 अगस्त 2024 से। प्रावधान क्या है? रेटिंग दी जाती है प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। उसी के आधार पर लागू शुल्क कम और अनुज्ञा की जो वैधता है उसको बढ़ाया जाता है। अनुज्ञा की जो वैधता है या वैलिडिटी है उसको बढ़ा दिया जाता है, और जो शुल्क है उसको कम कर दिया जाता है। रेटिंग के आधार पर जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको कम कर दिया जाता है शुल्क, और उसकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। राजकाज पोर्टल, राजकाज जो पोर्टल है ये आपके कोई खास नहीं, छोड़ दो। पर्यावरणीय अनुकूल व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए और आईटी को शासन से एकीकृत करने के लिए राजकाज पोर्टल जो है लाया गया है। समय की बचत करना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल और सुव्यवस्थित करना, जो अंततः शासन में कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को जो है बढ़ाती है, इसलिए राजकाज पोर्टल है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा अक्षय ऊर्जा वाला क्षेत्र, जिसके अंतर्गत क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो अपने बात की, ठीक है। अब अपने चैप्टर की लास्ट हेडिंग पे चलते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है सतत विकास लक्ष्य। इसमें से कुछ तो आप पहले से पढ़ के आते ही हो। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य, तो ये तो आप सदियों से पढ़ते आ रहे हो कि सतत विकास जो एजेंडा 2030 है, ठीक है, ये कब अपनाया गया था, कितने लक्ष्य अपनाए गए थे, तो आप सब जानते हो। संयुक्त राष्ट्र के जो 193 कंट्रीज है उन्होंने सितंबर 2015 के अंदर इसको अपनाया था, जो सतत विकास का एजेंडा था 2030, ठीक है। इसको कब अपनाया गया था? सितंबर 2015 में। अब आप कहोगे वो ऐतिहासिक बातें कहाँ गई सतत विकास की, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ही नहीं दे रखी, तो आप क्यों इतना घबरा रहे हो, ठीक है। जितना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में दिया गया है सर्वे के, वो तो सब आपको मैं करवा रहा हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको कहीं और जाके पढ़ने की नीड नहीं है भाई। क्या पढ़ लोगे? वो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा देंगे, एग्जाम में तो आनी नहीं है वो, क्या फायदा है फिर उसका? छोड़ो यार, क्या समझाएं बस आपको। यूएन के जो भी 193 कंट्रीज थी उन्होंने सितंबर 2015 के अंदर जो है इस एजेंडा को अपनाया था, 2030 का एजेंडा, ठीक है ना। सतत विकास का जो है 2030 का एजेंडा है। अब इसमें टोटल कितने लक्ष्य हैं? तो 17 लक्ष्य हैं इसमें, जानते हो ये भी आप, ठीक है। और इसके अंदर 5P पर केंद्रित एक कार्य योजना जो है वो तैयार की गई है। 5P यानी इसके केंद्र में 5P है। इस एजेंडा के केंद्र में कौन कौन से पी हैं? एक तो है पीपल यानी कि लोग, एक है प्लेनेट यानी कि ग्रह या पृथ्वी, ठीक है। एक इसमें आता है प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि,
एक आता है पीस यानी कि शांति, एक आता है पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी। ठीक है, तो ये 5 पी हैं इस एजेंडा के केंद्र में। 5 पी कौन कौन से हैं? पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने बात करें जो सतत विकास लक्ष्य हैं, इनकी क्या विशेषता है? एक तो ये सार्वभौमिक है, यानी हर कंट्री के अंदर हर कंट्री इनको अपना सकती है। दूसरा है अंतर संबंधित है और अविभाज्य है। ठीक है, क्या है? अविभाज्य है और अंतर संबंधित है। मूल सिद्धांत क्या है? कोई भी पीछे न रहे, नो वन लीव बिहाइंड, ये इसका मूल सिद्धांत है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि 2030 तक जो है एजेंडा रखा गया है 17 लक्ष्यों को पूरा करने का। अब इसके लिए भारत की क्या प्रतिबद्धता रही है? सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की क्या प्रतिबद्धता है? तो भारत के अंदर जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनकी नोडल एजेंसी कौन है? नीति आयोग है। सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्त करने की दिशा में कौन कार्य कर रहा है? नीति आयोग काम कर रहा है। इसके अलावा एक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है उसकी भी भूमिका है। उसकी क्या भूमिका है? तो एक नेशनल इंडिकेटेड फ्रेमवर्क है, NIF बोलते हैं इसको। ठीक है, एक होता है NIF, एक होगा SIF, एक होगा DIF, एक होगा BIF। ठीक है, ये तो है राष्ट्रीय इंडिकेटेड फ्रेमवर्क, ये राज्य इंडिकेटेड, ये जिला और ये ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय वाला है इसका निर्माण कौन, इसका विकास कौन कर रहा है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, इसका विकास भी यही कर रहा है और इसका रिव्यू भी यही कर रहा है, समीक्षा भी यही कर रहा है। अब ये जो फ्रेमवर्क होते हैं ये क्या काम करते हैं? तो ये बेसिकली जो सतत विकास लक्ष्य है उसकी प्रगति जो है उसको मापते हैं। ये जो भी इंडिकेटर फ्रेमवर्क हैं ये इंडिकेट करते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति कितनी रही है। तो इनका काम क्या होता है? सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापना। और इसके लिए वर्तमान के अंदर जो NIF है उसमें कितने संकेतक हैं? 284 हैं। कितने हैं? 284, ऐसे याद कर लेना, 284, 284, 284 जो है NIF के अंदर संकेतक है वर्तमान के अंदर। ठीक है, जो वर्तमान इसका संस्करण है उसमें 284 संकेतक इसके अंदर है। कौन निर्माण करता है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, इसी प्रकार से सांख्यिकी और जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसने स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो है उनके विकास के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए थे। कब? जुलाई 2019 में। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो है वो भी बनाए जाएंगे। NIF का तो विकास कर लिया मिनिस्ट्री ने, ठीक है, लेकिन उसी की तर्ज पर फिर स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क भी बनाए जाएंगे। इसके लिए दिशा निर्देश कब जारी हुआ था? जुलाई 2019 के अंदर। जुलाई 2019 के अंदर इस मिनिस्ट्री ने जो है वो दिशा निर्देश जारी किए थे। ठीक है, अब अपने थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सतत विकास लक्ष्य एक नजर में देख लेते हैं, 17 के 17 ही। ठीक है, एक पहला जो लक्ष्य है वो तो है गरीबी का अंत। दूसरा इसमें आ जाएगा भूखमरी समाप्त करना, ये दो तो एक जैसे ही हो गए। ठीक है, तीसरा इसमें फिर आएगा कि आरोग्य और कल्याण। ठीक है, क्योंकि गरीबी और भूखमरी संबंधित है, अगर आप भूखे रहोगे तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो आरोग्य और कल्याण। ठीक है, चौथा इसमें फिर स्वास्थ्य के साथ जुड़ता है शिक्षा, तो क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन मिलेगी तो आप लैंगिक समानता करोगे, असमानता नहीं करोगे। ठीक है, तो पांचवा इसमें लक्ष्य है लैंगिक समानता। छठा लक्ष्य है शुद्ध जल और स्वच्छता। सातवां है किफायती और स्वच्छ ऊर्जा। आठवां लक्ष्य है सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास। नौवां लक्ष्य क्या याद करने हैं? लक्ष्य नहीं याद करने भाई, एक बार देख लेना बस। उद्योग, नवाचार और अवसंरचना। नौवां लक्ष्य कौन सा है? उद्योग, नवाचार और अवसंरचना। 10वां लक्ष्य है असमानता में कमी लाना। 11वां है संधारणीय शहर और समुदाय। 12वां है उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन। 13वां है जलवायु कार्यवाही। 14वां है जलीय जीवन। 15वां है स्थलीय जीवन, तो ये तो ऐसे याद हो जाएंगे। 16वां है शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं। 17वां लक्ष्य है लक्ष्यों के प्रति साझेदारियां। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कुल कितने टारगेट्स इसमें डिसाइड किए गए हैं। ठीक है ना, टारगेट्स कितने डिसाइड हुए हैं? 169, 17 लक्ष्य हैं और इन 17 लक्ष्यों के कितने टारगेट्स हैं?
169 टारगेट्स हैं, ठीक है। ग्लोबल इंडिकेटेड फ्रेमवर्क की अगर अपने बात करें GIF, तो वो है 251, उसके तहत कितने संकेतक हैं? 251। NIF के तहत कितने हैं? 284, 284 संकेतक है, ठीक है। तो ये आप दो याद कर लेना, एक तो कितने लक्ष्य हैं? 17, कितने टारगेट्स हैं? 169। अगर संकेतकों की बात करें तो ग्लोबल इंडिकेटेड फ्रेमवर्क के अंतर्गत 251 संकेतक है, और नेशनल इंडिकेटेड फ्रेमवर्क का जो लेटेस्ट है उसमें 284 संकेतक है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो कदम है इंडिया का SDG को प्राप्त करने की दिशा में, वो है SDG इंडिया इंडेक्स। इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम है SDG इंडिया इंडेक्स। कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करेगा। और कौन करेगा? नोडल एजेंसी वही है, ठीक है। तो SDG इंडिया इंडेक्स को कौन जारी करता है? नीति आयोग। क्या उद्देश्य है इसका? तो जो भी सतत विकास लक्ष्यों के ऊपर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी जो प्रगति है उसको मापने के लिए इसको जारी किया जाता है। अब ये जो SDG इंडिया इंडेक्स है, इसके अंदर 0 से लेकर 100 तक स्कोर किया जाता है, और उसी के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, ठीक है। क्या स्थिति है तो देख लो जरा। 4 ऐसी श्रेणियां हैं, जिसमें पहली श्रेणी है अचीवर की। अचीवर का मीनिंग क्या होता है? जिसने प्राप्त कर लिया, यानी कि जिसका स्कोर क्या है? 100 है, वो अचीवर है, ठीक है। इसके बाद में एक फ्रंट रनर रखे गए हैं। फ्रंट रनर का मतलब क्या है? जो अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन अचीव किया नहीं है, तो एक तो अधिकतम तो इसमें हो गया उसका स्कोर 100 से कम, 100 से तो कम, चाहे 99.9 ही हो, तब भी वो फ्रंट रनर ही होगा, ठीक है ना। ये क्या बना दिया? 99.9, ठीक है। और न्यूनतम स्कोर कितना होना चाहिए? 65 हो सकता है या 65 प्लस होगा, 65 या 65 प्लस दोनों ही चलेंगे, ठीक है। उसको अपने फ्रंट रनर में रखेंगे, या तो 65 वाला या 65 से अधिक वाला और 100 से कम वाला, ये होगा फ्रंट रनर। परफॉर्मर, परफॉर्मर की कैटेगरी में किस राज्य या यूटी को रखा जाएगा? तो 65 से जो कम वाला है वो, और 50 या उससे अधिक वाला है वो, ठीक है। 50 से 65 की सीमा याद रख लेना। 65 से आप 99 की सीमा याद रखना चाहो तो रख सकते हो, रफली ऐसे, ठीक है। तो परफॉर्मर वो है जो 50 से अधिक है और 65 से कम है, कि इसने कुछ परफॉर्म किया है एटलीस्ट। फ्रंट रनर क्या है? ये आगे भाग रहा है। अचीवर क्या है? जिसने प्राप्ति कर लिया, ठीक है। और एस्पिरेंट कौन है? एस्पिरेंट्स आप 50 से कम वाले। सॉरी। तो ये 4 कैटेगरीज हैं स्टेट और यूटीज की, जिनको अचीवर बोलेंगे उनका स्कोर 100 होगा। 65 और 100 के बीच वाले फ्रंट रनर हैं। परफॉर्मर में 50 से 65 वाले आते हैं। एस्पिरेंट 50 से कम वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके संस्करणों की। SDG जो इंडिया इंडेक्स है, इसके अब तक 4 संस्करण जारी किए जा चुके हैं, ठीक है। पहला संस्करण दिसंबर 2018 में जारी हुआ था। दूसरा संस्करण दिसंबर 2019 के अंदर जारी हुआ। तीसरा जो है वो कोविड के कारण डिले हुआ, तो मार्च 2021 में आया। और चौथा आपके फिर अगला बहुत बड़ा गैप आया जुलाई 2024 के अंदर। चौथा लेटेस्ट है, जुलाई 2024 के अंदर आया है। तो SDG इंडिया इंडेक्स के संस्करणों की डेट याद कर लेना। पहला दिसंबर 2018 में, दूसरा दिसंबर 2019 में, तीसरा मार्च 2021 में। कोविड वाला गैप लेना है, ध्यान रखना। चौथा फिर जो लेटेस्ट है वो जुलाई 2024 के अंदर आया है। अब इनमें कितने लक्ष्य लिए गए? तो पहले संस्करण में तो 13 लक्ष्य लिए गए, ठीक है। टोटल कितने लक्ष्य हैं? 17। उन 17 में से पहले संस्करण में कितने लक्ष्य रखे गए? 13। उसके बाद वाले जितने भी उनमें 16-16, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा इजीली। पहले में 13 रखेंगे, बाद वालों में 16-16, ठीक है। संकेतकों की बात करें अगर अपने, तो संकेतक ये याद नहीं करने हैं। पहले 3 में क्या कितने संकेतक थे याद नहीं करने हैं, ठीक है। इसमें याद करने हैं बस। चौथे संस्करण में कितने संकेतक लिए गए? 113। कितने लक्ष्य हैं? 16। कितने संकेतक? 113।
तो लक्ष्य 16 संकेतक 113 कब जारी हुआ? जुलाई 2024 के अंदर। कौन सा संस्करण? चौथा, नवीनतम। अब इसके अंदर भारत का समग्र स्कोर क्या रहा फिर? तो भारत का इसमें समग्र स्कोर रहा 71। चौथे संस्करण में भारत का समग्र स्कोर कितना है? 71। और 71 है तो आप जानते हैं ये फ्रंट रनर की श्रेणी में आएगा। ऊपर मैंने समझाया था, ये देख लो आप, यहाँ फॉल करेगा ये 65 से अधिक वाले में, फ्रंट रनर में। ठीक है, तो भारत की स्थिति अब फ्रंट रनर के रूप में है। ठीक है, भारत का समग्र स्कोर अगर आप देखो 71 है तो ये फ्रंट रनर कैटेगरी में आ जाएगा बेसिकली। वैसे तो राज्यों की कैटेगरी है ये, भारत के लिए नहीं हो सकती कैटेगरी। गत स्थिति क्या थी? जो तीसरा संस्करण था उसमें भारत का समग्र स्कोर था 66 और अब कितना है? 71। तो कितने पॉइंट्स बढ़ गया? 5 पॉइंट्स बढ़ा है। 5 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर अपने राजस्थान के स्कोर की बात करें तो राजस्थान का स्कोर इसमें कितना रहा है? जो 4.0 वाला इंडेक्स था एसडीजी इंडिया इंडेक्स, उसमें राजस्थान ने किस गोल, क्योंकि राजस्थान का गोलवार निकाला जाएगा, तो राजस्थान ने एसडीजी जो 12 है, जो कि है उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन, इसमें सर्वाधिक स्कोर किया है 89। तो ये आप याद रखना। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अंदर राजस्थान का क्या स्कोर रहा? तो राजस्थान ने एसडीजी जो 12 है, जो कि है उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन, उसके अंदर सर्वाधिक स्कोर किया 89। ठीक है, तो ये थे आपके भारत की प्रतिबद्धता क्या है सतत विकास लक्ष्यों के प्रति। अब बात करते हैं सतत विकास लक्ष्यों के प्रति राजस्थान की क्या प्रतिबद्धता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो अभी अभी अपने बात की है उसके अंदर राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा है। तो जो पहला संस्करण था उसमें राजस्थान के अंक थे 59। 59 का सिंपल सा मीनिंग है राजस्थान जो है वो एस्पिरेंट नहीं है, क्योंकि 50 से कम है, तो राजस्थान परफॉर्मर की कैटेगरी में ही था। पहले संस्करण में राजस्थान था परफॉर्मर की कैटेगरी में, 59 राजस्थान का स्कोर था। दूसरे के अंदर ये डाउन हुआ है स्कोर। ठीक है, दूसरा संस्करण आया तब राजस्थान का स्कोर क्या हो गया? डाउन हो गया, 2 पॉइंट कम हो गए, 57 हो गया। तो अब लेकिन श्रेणी वही पड़ी है, परफॉर्मर ही। तीसरा संस्करण जब आया तब राजस्थान के स्कोर में बढ़ोतरी हुई, 60 हो गया राजस्थान का स्कोर। ठीक है, तीसरे संस्करण में राजस्थान का स्कोर कितना हो गया? 60। लेकिन कैटेगरी वही रहेगी अभी भी, क्या? परफॉर्मर की। लेकिन जो नवीनतम संस्करण आया है उसके अंदर राजस्थान का स्कोर है 67 और अब कैटेगरी भी चेंज हो गई है, राजस्थान अब आ गया है फ्रंट रनर में, परफॉर्मर नहीं है अब राजस्थान। पहले 3 संस्करणों के अंदर राजस्थान परफॉर्मर श्रेणी में था, स्कोर पहले में 59, दूसरे में 57, तीसरे में 60। लेकिन जो चौथा और नवीनतम संस्करण आया है एसडीजी इंडिया इंडेक्स का, उसके अंदर राजस्थान का स्कोर है 67 और राजस्थान है फ्रंट रनर की कैटेगरी में। राजस्थान है फ्रंट रनर की कैटेगरी में। स्कोर कितना है? 67। भारत का समग्र स्कोर कितना था? 71। राजस्थान का कितना है? 67। गोलवार बात करोगे तो एसडीजी जो 12 है, एसडीजी जो 12 है उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन, उसमें सर्वाधिक स्कोर किया है 89। ठीक है, तो ये स्थिति है। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर संस्थागत व्यवस्था बनाई गई है एसडीजीज को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, एसडीजी जो है उनको प्राप्त करने के लिए संस्थागत व्यवस्था क्या है? तो सबसे ऊपर एक आयोजना विभाग है राजस्थान के अंदर, जो कि राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के लिए नोडल विभाग है। भारत के अंदर कौन सा है? नीति आयोग है। और राजस्थान के अंदर नोडल विभाग कौन सा है? आयोजना विभाग। ये प्रश्न भी RAS प्री 2021 में आया हुआ है। ठीक है ना, तो आयोजना विभाग जो है सतत विकास लक्ष्यों के लिए नोडल विभाग है। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य कोऑर्डिनेशन और एक्सीलरेशन सेंटर जो है वो भी स्थापित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, तो समन्वय और त्वरण केंद्र जो है वो भी स्थापित किया गया है, जिसकी घोषणा हुई थी वर्ष 2025-26 के बजट में। और उसी की अनुपालना में 4 सितंबर 2025 को जो है आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के अंदर इसकी स्थापना की गई। ठीक है ना, आर्थिक और सांख्यिकी जो निदेशालय है, अगर आप देखोगे तो सांख्यिकी मंत्रालय वहां पर वो बना रहा था NIF, और यहाँ पर आर्थिक और जो सांख्यिकी निदेशालय है जो कि सर्वे जारी कर रहा है, उसकी 4 सितंबर 2025 को ये सतत विकास लक्ष्य कोऑर्डिनेशन और एक्सीलरेशन सेंटर की स्थापना हुई है और आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के अंदर। बजट घोषणा की बात करोगे तो 2025-26 वाली थी।
और ये क्या काम करता है, ये करता है राज्य के द्वारा जो एसडीजी क्रियान्वयन के प्रयास है उनको गति देना, प्रगति को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करना, प्रभावी उनकी मॉनिटरिंग करना और डेटा आधारित जो नीतिगत निर्णय है उनमें सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा राज्य स्तरीय सतत विकास लक्ष्य क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग समिति जो है वो बनाई गई है। जो सतत विकास लक्ष्य क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग समिति है वो दो स्तरों पर है, एक तो है राज्य स्तर पर जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेगा और एक जिला स्तर पर है जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेगा। ठीक है, अब ये जो राज्य स्तरीय समिति है इसके अंदर सदस्य कौन होंगे, तो जो भी संबंधित विभाग है उसके अतिरिक्त मुख्य सचिव या फिर उनके प्रमुख शासन सचिव या शासन सचिव, ये इसमें सदस्य होंगे। राज्य स्तरीय जो समिति है उसके अंदर सदस्य कौन होंगे, तो जो भी संबंधित विभाग है उसके अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे या फिर प्रमुख शासन सचिव या फिर शासन सचिव। इसके अलावा दो इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, राजस्थान दो इंडेक्स निकालता है। एक तो है राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट्स, एक तो है राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट, यानी एसडीजी की स्टेटस क्या है ना। तो ये राज्य की जो प्रगति है उसको एसडीजी पर राज्य ने कितनी प्रगति कर ली है उसको साझा करने के लिए जारी की जाती है राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है, अब तक इसके कितने संस्करण जारी हो चुके हैं, तो अब तक इसके 7 संस्करण जारी हो चुके हैं। पहला संस्करण इसका वर्ष 2019 के अंदर जो है वो निकाला गया था और जो नवीनतम 7वां संस्करण है वो 2025 के अंदर 29 जून जो है उसको जारी किया गया है। ठीक है, 29 जून 2025 को जो है 7वां संस्करण जो है वो इसका जारी हुआ है। ठीक है, अब उसको अपने को डिटेल में पढ़ना है। जो 7वां संस्करण नवीनतम संस्करण है राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट का 7वां जो संस्करण है इसको अपने पढ़ रहे हैं। कब जारी हुआ, 29 जून 2025 को। 29 जून को होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, 19वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जो है ये जारी हुआ है। राजस्थान एसडीजी जो स्टेटस रिपोर्ट है ये 19वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जो है 29 जून 2025 को जारी की गई। और इसका आधार जो था, आधार वही है जो राज्य संकेतक फ्रेमवर्क है उसमें सम्मिलित जो 316 संकेतक है। आगे बात करेंगे। एनआईएफ में मैंने आपको बता दिए थे, नेशनल इंडिकेटेड फ्रेमवर्क में 284 संकेतक हैं और जो एसआईएफ है जो लेटेस्ट संस्करण है उसमें 316 संकेतक हैं टोटल। ठीक है, 316 संकेतक है, वही इस रिपोर्ट का आधार भी थे। इन्हीं संकेतकों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। वर्तमान एडिशन है 3.0 एसआईएफ का जिसमें 316 संकेतक है, उसी पर यह आधारित है। ठीक है, इसमें क्या चीज विशेष रही, तो इसमें पहली बार एसडीजी के वर्ष 2030 का जो टारगेट है, जो एजेंडा 2030 है, उसके सापेक्ष राज्य की प्रगति का विस्तृत विश्लेषण जो है वो किया गया। पहली बार जो एजेंडा 2030 है उसके अकॉर्डिंग राज्य की प्रगति क्या है उसका विस्तृत विश्लेषण जो है इसमें किया गया। अब इसमें क्या है, जो संकेतक है उनको उनकी प्रगति के आधार पर 4 श्रेणियों के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो भी संकेतक होते हैं उनको 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया, किस प्रकार से उनकी प्रगति। जैसे एक तो है अचीव। अचीव जो संकेतक है उसका मीनिंग है कि जिनके वर्ष 2030 के टारगेट्स को राज्य द्वारा अर्जित कर लिया गया है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि इस बार विशेष क्या था, इस बार विशेष ये है कि जो एजेंडा 2030 है एसडीजी का उसके अकॉर्डिंग जो है टारगेट्स जो है सेट किए गए हैं। ठीक है ना, उसमें सॉरी टारगेट्स के अंदर जो एजेंडा 2030 के टारगेट्स है उसमें राज्य की प्रगति जो है उसका विश्लेषण किया गया है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर संकेतक बनाए गए हैं। 4 नए संकेतक बनाए गए हैं, जैसे कि एक है अचीव। अचीव का मतलब है कि जिसने वर्ष 2030 के टारगेट्स को अर्जित कर लिया है। ठीक है, अर्जित कर लिया उसको बोलेंगे अचीव। फिर आते हैं ऑन ट्रैक। ऑन ट्रैक का मतलब कि जिन्हें वर्तमान गति से अर्जित कर लिया जाएगा, वो ऑन ट्रैक चल रहे हैं कि इनको अपने अर्जित कर लेंगे। ठीक है ना। एक है स्लो प्रोग्रेस। स्लो प्रोग्रेस का मतलब है जिनमें राज्य की प्रगति धीमी है। ठीक है। आउट ऑफ ट्रैक का मतलब क्या है, आउट ऑफ ट्रैक का मतलब है जिनमें नकारात्मक है, जिनमें राज्य की प्रगति जो है वर्ष 2030 के टारगेट्स के विरुद्ध अत्यधिक कम है या नकारात्मक है। तो ये 4 संकेतक जो है इस बार बनाए गए हैं, 4 कैटेगरीज इसमें बनाई गई है। एक अचीव की, अचीव का मीनिंग है जिसने टारगेट्स को राज्य ने अर्जित कर लिया, 2030 के जो भी टारगेट्स थे उनको राज्य ने अर्जित कर लिया, वो अचीव संकेतक है।
ऑन ट्रैक की बात करें तो ऑन ट्रैक का मतलब है जिनको वर्तमान गति से अर्जित कर लिया जाएगा। स्लो प्रोग्रेस क्या है, जिनमें राज्य की प्रगति धीमी है। आउट ऑफ ट्रैक क्या है, जिनमें राज्य की प्रगति नकारात्मक है या बहुत ही कम है। तो ये 4 संकेतक हैं। टोटल 316 संकेतकों में से 4 कैटेगरीज बनाई गई है संकेतकों की। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान जो एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2025 है उसके अंदर अगर अपने बात करें कितने ये थे संकेतक, तो उसमें जो अचीव हैं वो 33 संकेतक जो हैं वो अचीव हो चुके हैं। अचीव की कैटेगरी में 33 संकेतक आते हैं जो कि 18% है। कितना परसेंट है? 18%। क्या? अचीव। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था? ऑन ट्रैक। ऑन ट्रैक कितने हैं? ऑन ट्रैक है 63। ये इधर दुगुना कर देना, बस 3 का दुगुना कर देना 6, और 18 का लगभग दुगुना 36 होता है, थोड़ा सा कम रखना 34%। कितने? 34%। उसमें से देख रहे हैं 316 में से टोटल 316 संकेतक थे। ठीक है, उनमें से 33 अचीव की कैटेगरी में आ चुके हैं। 18%। 63 18% कैसे निकाले? 33/316 इंटू 100 करके। ठीक है, मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ टैब के ऊपर। अरे बच गए भाई। ठीक है, तो ये स्थिति है। अचीव कितने हो चुके हैं? 33 संकेतक अचीव हो चुके हैं, 18%। ठीक है, 316 में से। ऑन ट्रैक कितने हैं? 63, 34%। फिर आते हैं कि स्लो प्रोग्रेस में कितने हैं। स्लो प्रोग्रेस में 46। स्लो प्रोग्रेस में कितने हैं? 46, जो कि है 24%। 46 जो है वो स्लो प्रोग्रेस है। और आउट ऑफ ट्रैक कितने? आउट ऑफ ट्रैक भी सेम ही है, 46, 24%। तो अब मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया कि इस बार टोटल 316 संकेतक जो है वो लिए गए हैं। 316 संकेतक जो है इस रिपोर्ट के अंदर लिए गए। फिर उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक अचीव, एक उसमें ऑन ट्रैक, देखो उसमें एक अचीव थे, एक उसमें ऑन ट्रैक थे, एक उसमें स्लो प्रोग्रेस वाले थे, और एक आउट ऑफ ट्रैक थे। 4 कैटेगरीज में बांटा गया इन 316 संकेतकों को। अब इन 316 संकेतक में से कितने अचीव थे? तो अचीव ध्यान रखना 33। एक याद कर लिया आपने, अचीव कितने हैं? 33। ठीक है, उसके बाद इस 3 को 6 कर दो, तो अगला क्या है? अचीव के बाद क्या है? दूसरा ऑन ट्रैक। ऑन ट्रैक कितने हैं? 3 का दुगुना कर दो 6, तो 63। ठीक है, और आउट ऑफ ट्रैक और स्लो प्रोग्रेस दोनों सेम सेम है। कितने हैं? 46। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से इनके संकेतक याद कर सकते हो कि अचीव कितने हैं? 33, और 63 ऑन ट्रैक है, 46 आउट ऑफ ट्रैक और स्लो प्रोग्रेस वाले हैं। परसेंटेज में याद करना चाहते हो तो ये लगभग 18% है। ठीक है, अचीव वाले, और ऑन ट्रैक वाले जो हैं वो 34% है। ठीक है, और ये दोनों ही 24% है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो पूरी की पूरी रिपोर्ट को। तो ये तो थी एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट, राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट नवीनतम संस्करण को बहुत अच्छे से अपने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं राजस्थान एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट की। ये अलग है, ध्यान रखना। वो स्टेटस रिपोर्ट थी, ये इंडेक्स रिपोर्ट है। इसमें जिलों की स्थिति देखेंगे। ठीक है, वो अलग थी, ये अलग है। एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट है, ये ध्यान रखना, अलग अलग है। ये वो स्टेटस रिपोर्ट है, ये इंडेक्स रिपोर्ट है। अब ये क्या काम करती है, इसका क्या उद्देश्य है? तो राज्य के जो जिले हैं उनके बीच में एसडीजी को अर्जित करने के लिए जो प्रतिस्पर्धा स्थापित की गई है उसके लिए जो है ये रिपोर्ट निकाली जाती है कि अलग अलग जो जिलावार परफॉर्मेंस क्या रही है एसडीजी को प्राप्त करने में राज्य की, उसको देखा जाता है। और इसका जो नवीनतम संस्करण है वो 6th है, 7th नहीं है। 7th उसका है स्टेटस रिपोर्ट का। तो 6th जो संस्करण है, बेसिकली जिलों के अंदर कंपटीशन के लिए ये रिपोर्ट निकाली जाती है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 6th जो एडिशन है इसका नवीनतम है। कब जारी हुआ? अक्टूबर 2025 में। उसका 7th था वो आपके 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जारी हुआ। ठीक है, और ये हुआ है अक्टूबर 2025 के अंदर जारी। ठीक है,
कितने लक्ष्य हैं इसमें? 14 लक्ष्यों को शामिल किया गया। कितने लक्ष्य? 14, 14 लक्ष्य इसमें शामिल किए गए। कितने संकेतक लिए गए? 100। उसमें कितने संकेतक थे? 316। उसमें तो SIF के सारे ही संकेतक ले लिए, लेकिन इसके अंदर कितने लक्ष्य और कितने संकेतक? तो इसमें 14 तो लक्ष्य लिए गए 17 में से, और 100 इसमें संकेतक लिए गए हैं। ठीक है, 100 संकेतक पूरे पूरे और 14 लक्ष्य। शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पर रहा है झुंझुनू। पहला नंबर किसका है? झुंझुनू का है। कितना स्कोर है? 67.13, 67.13 जो है झुंझुनू का स्कोर रहा है। ठीक है, 67.13 जो है झुंझुनू का समग्र स्कोर रहा है, जो कि फ्रंट रनर कैटेगरी में आएगा। इसके बाद अंतिम स्थान पर रहा है जैसलमेर। अंतिम स्थान पर कौन है? जैसलमेर। ठीक है, कितना स्कोर है? 51.82, 51.82 जो है वो स्कोर है जैसलमेर का। क्यों याद करना है? क्योंकि आपको पता है 50 से कम वाले अचीवर में आते हैं। सॉरी, अचीवर क्या बोलते हैं, एस्पिरेंट में आते हैं। तो राजस्थान का एक भी जिला, क्योंकि अंतिम स्थान वाले का स्कोर 51.82 है, इसका मीनिंग एक निष्कर्ष निकलता है कि राजस्थान के सभी जिले जो हैं वो आपके या तो परफॉर्मर कैटेगरी में है या फिर फ्रंट रनर कैटेगरी में। कोई भी उसमें एस्पिरेंट नहीं है। एस्पिरेंट कोई भी जिला नहीं है, राजस्थान का कोई भी जिला एस्पिरेंट श्रेणी में नहीं आता है। शीर्ष स्थान पर झुंझुनू है। लेटेस्ट रिपोर्ट में 67.13 इसका समग्र स्कोर है, जिससे वो फ्रंट रनर कैटेगरी में फॉल करता है। अंतिम स्थान पर जैसलमेर आता है, जो 51.82 का स्कोर रखता है, और वो आता है फिर परफॉर्मर कैटेगरी में। ठीक है, अब इसमें फ्रंट रनर जिले कौन कौन से हैं? तो 3 इसमें फ्रंट रनर जिले हैं, ध्यान रखना। अब इस रिपोर्ट को और अपने एनालिसिस कर रहे हैं कि जो कितने जिले हैं, इसमें 33 जिलों का ही किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, तो फ्रंट रनर जिले कितने हैं? 3 जिले जो है वो फ्रंट रनर है, यानी इनका स्कोर 65 या 65 से अधिक है, और 99 से 100 से कम है। 100 से कम है, 65 या 65 से अधिक इनका स्कोर है, और 100 से कम है। ठीक है, तो ऐसे जिले 3 है राजस्थान के। कौन से? एक तो झुंझुनू है, दूसरा चित्तौड़गढ़, और तीसरा है राजसमंद। दोनों साउथ वाले जिले हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर झुंझुनू, दूसरे पर चित्तौड़गढ़, तीसरे पर राजसमंद। ये 3 ही जिले हैं जो फ्रंट रनर हैं, यानी इनका स्कोर 65 या 65 से अधिक या 100 से कम है। ठीक है, परफॉर्मर जिलों की अगर अपने बात करें तो 30 हैं। बच के जो 30 जिले हैं वो सारे परफॉर्मर कैटेगरी में आते हैं। एस्पिरेंट कैटेगरी में कोई भी जिला नहीं आता है, ना ही अचीवर कैटेगरी में आता है कोई जिला। ठीक, तो ये छठा संस्करण था जो 2025 अक्टूबर में जारी हुआ। कितने लक्ष्य? 14 लक्ष्य, 100 संकेतक इसमें लिए गए। इसके अलावा बाकी भी संस्करण दे रखे हैं कि इनके अंदर कितने लक्ष्य लिए गए और कितने इसमें संकेतक, तो ये आपको याद नहीं करने हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई थी, NIF जो है इसके अंदर 284 संकेतक हैं वर्तमान के अंदर। उसी प्रकार से जो SIF है, स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क, उसका लेटेस्ट संस्करण है 3.0, उसमें 316 संकेतक है। उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो है वो बना हुआ है DIF 3.0, 217 संकेतक है। बस ये दो याद कर लेना, NIF में कितने हैं और SIF में कितने हैं। 316 है SIF में संकेतक, और 284 किसमें? NIF में। ब्लॉक इंडिकेटेड फ्रेमवर्क 1.0 ही बना है अभी तक, 110 संकेतक हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रयास भी है, आर्थिक और जो सांख्यिकी निदेशालय है वो त्रैमासिक आधार पर एक SDG बुलेटिन जो है वो जारी करती है। अब तक इसके 6 संस्करण जो है वो जारी किए जा चुके हैं, और इसमें क्या है, तो 6 संस्करण 6 के 6 लक्ष्यों पर आधारित है। पहला संस्करण जारी हुआ था 2024 के अंदर, दूसरा भी 2024 के अंदर। अब माह का डिफरेंस है, पहला जुलाई से सितंबर, क्या याद करने क्या? बिल्कुल भी नहीं। अक्टूबर से दिसंबर दूसरा संस्करण आया, तीसरा संस्करण 2025 के अंदर आए, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा संस्करण जो है वो 2025 में आए। त्रैमासिक आधार ऊपर लिख दिया, त्रैमासिक तो 3 महीने जोड़ लेना, जुलाई से 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर होंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर होगा। फिर आगे चलते जाना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये तो याद करने की भी नीड नहीं इनको, तो 2024 से स्टार्ट करना जुलाई से,
और दिसंबर 2025 तक आ जाना, तो 6 संस्करण मिल जाएंगे और उनके अंदर अलग अलग, पहले संस्करण में पहला लक्ष्य, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, पांचवें में पांचवा और छठे में छठा लक्ष्य है। पहला लक्ष्य गरीबी का अंत है, दूसरा भूखमरी को समाप्त करना है, तीसरा स्वास्थ्य से रिलेटेड है, चौथा शिक्षा से, पांचवा लैंगिक समानता से, छठा है जल से। ये चीज है, ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर था। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं चैप्टर 10 के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। समाप्ति होगी इसकी।